उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर खूब चर्चाएं भी थीं और बहुत सी आशंकाएं भी। लेकिन इन चर्चाओं और आशंकाओं के बीच पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई और सफलतापूर्वक हुई। और इसके पीछे जो संस्था भी लगी हुई थी वो थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राजीव कृष्ण जी। मेरे साथ हैं सर। फरवरी में परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ और फिर बहुत आशंकाएं थीं कि फिर से कुछ गड़बड़ी हो सकती है और देश की सबसे बड़ी परीक्षा कही जा रही थी। किस तरह से इसको सक्सेसफुली निपटाने की स्ट्रेटजी थी और क्या प्रमुख बातें रहीं? अ, ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी था और एक बहुत बड़ी परीक्षा भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके सतत मार्गदर्शन में इस चैलेंज को भर्ती बोर्ड ने पूरा किया। शुरुआत से ही उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे कि आगे के डिसीजंस को लेने में, इम्प्लीमेंट करने में भर्ती बोर्ड को बहुत सहूलियत हुई। उस फ्रेमवर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी के उस फ्रेमवर्क में शुरू में ये बात स्पष्ट की गई कि सिर्फ सरकारी स्कूलों को हम लेंगे इन्विजिलेटर के तौर पर और को इन्विजिलेटर के तौर पर हम सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को ही लेंगे। जो सेंटर्स का चयन होगा वो शहर के अंदर होगा या 10 किलोमीटर के परिधि में होगा। परीक्षा में किसी भी एक दिन 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा। तो इन सब बातों से एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ कि कहाँ कहाँ पर सेंटर रखने हैं, किस प्रकार से उनमें उनको मैन करना है। कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए अगर सेंटर्स बहुत दूर हों तो दूर किसी और ज़िले से सेंटर कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको आने के बाद भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही सरकार ने ये किया कि उन्होंने सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यूपी रोडवेज़ की बसों से आना जाना था उसको फ्री कर दिया। तो इस फ्रेमवर्क में पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपना कार्य शुरू किया और परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। सर, डर किस तरह का था आपको? क्योंकि एक बार जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ में फू फू के पीता, तो इस बार कितना डर था? देखिए, चैलेंजेस मैं कहूँगा इसको, चैलेंजेस कई तरह के होते हैं। अब तक हम लोग ये बात जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया हैं जो पेपर को लीक कराने का प्रयास करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड माफियाज़ हैं जो नकल कराने का काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड माफियाज़ हैं जो कि सॉल्वर ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं और इन सारे चैलेंजेस को शुरुआत से ही एक क्लियर पॉलिसी के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ नकल नकल विहीन परीक्षा का जो उनका संकल्प था और टेक्नोलॉजी पर जो उनका शुरू से ही एम्फेसिस रहा है, तो उन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए इन सभी चैलेंजेस को पार किया गया और पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई और कहीं पर भी सॉल्वर गैंग इसमें अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ। आपने टेक्निक की बात की, किस तरह से इस बार टेक्निक का इस्तेमाल इस एग्ज़ाम में किया गया? इसमें जो हमने वेरिफिकेशंस किए कैंडिडेट्स के, उन वेरिफिकेशंस को हमने आधार बेस्ड वेरिफिकेशन किया। सो मच सो कि कैंडिडेट के एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के 20 मिनट के अंदर हमारा जो आर्टिफिशियल बेस्ड पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम था, एनालिसिस सिस्टम था, वो संबंधित केंद्र को बता देता था कि उनके यहाँ पर ये 2 बच्चे 4 बच्चे जो हैं, इनका डॉक्यूमेंट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं फिंगरप्रिंट से, तो इनको एग्ज़ाम देने के बाद लौटते समय इनसे रोककर इनसे बातचीत की जाए, पूछताछ की जाए। और इसी तरीके के करीब 540 बच्चे जो थे, जो उसमें परीक्षा देने आए थे, वो पकड़े गए। साथ ही साथ इस पूरी परीक्षा में, जैसे कि आप जानते हैं कि ये परीक्षा 670 जिलों में संपन्न हुई, 67 जिलों में संपन्न हुई और 1174 इसमें केंद्र थे और करीब 16,400 कमरे थे। तो प्रत्येक 16,400 कमरे में सीसीटीवी जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त था। तो हमारे पास एग्ज़ाम शुरू होने के बाद भी लगातार अलर्ट्स आते रहते थे कि अगर किसी कक्ष में कोई इन्विजिलेटर मूव नहीं कर रहा है या जो अधिकृत लोग हैं उसमें इन्विजिलेटर हैं, एक को इन्विजिलेटर है, उसके अलावा कोई आदमी वहाँ पहुँच गया,
या कोई छात्र उसकी जो मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, वो एक निर्धारित पैरामीटर से अलग है कि वो नकल करने के लिए इधर-उधर प्रयास कर रहा है, तो ये सारे अलर्ट्स आते रहते थे। और क्योंकि उन अलर्ट्स पर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि तत्काल संबंधित केंद्र व्यवस्थापक को ऑटोमेटिक सूचना पहुंच जाती थी, तो शुरुआत के 1-2 दिन इस तरह के अलर्ट्स काफ़ी आए और उसके बाद सबको मालूम पड़ गया कि इन अलर्ट्स के चलते इनकी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही माइक्रो लेवल पर भी हो रही है और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके बाद से चीज़ें काफ़ी सामान्य हो गई। मेरे 2 आखिर के सवाल हैं सर। एक कि भविष्य में जो परीक्षाएँ होंगी, चूँकि इस परीक्षा ने बहुत सबक भी दे दिया है कि फरवरी में परीक्षा रद्द करने का बोल्ड एक फैसला लेना पड़ा और 6 महीने बाद इसको फिर से सक्सेसफुली कराने का। तो भविष्य में जो परीक्षाएँ होंगी, उसमें इस परीक्षा से क्या सीख मिल सकती है या क्या टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है, बाकी भी किसी भी परीक्षा में? नहीं, डेफ़िनिटली किसी भी एक्सपीरियंस के बाद उसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको आगे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से एक फ्रेमवर्क दिया, तो वो आगे भी परीक्षा में जारी रहेगा। टेक्नोलॉजी के प्रति उनका जो झुकाव है या जो उनका एम्फेसिस है, वो आगे भी जारी रहेगा। जो शुचितापूर्ण और नकल विहीन परीक्षा कराने का गोल है, जो उनका संकल्प है, वो आगे भी जारी रहेगा। और जिन टेक्नोलॉजीज़ का हमने प्रयोग किया है, उन टेक्नोलॉजीज़ में और बेहतरी कैसे ला सकते हैं, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर दिया है और आने वाली परीक्षाओं में उसका एक और बेहतर स्वरूप सामने हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आखिर सवाल सर ये कि अब तो रिटन हो गया, जो जितने बच्चे थे, कितने बच्चे थे भी बता दीजिएगा और वो अब कब तक ये माने कि उनकी भर्ती जो है वो वर्दी पहन सकेंगे? तो इसमें करीब 48 लाख बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड भरा था और ये जो परीक्षा है ये 60,244 पदों के लिए है। अभी इसके बाद भी काफ़ी प्रक्रियाएं बाकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग बहुत जल्दी ही एक आंसर की पब्लिश करेंगे। अलग-अलग शिफ्ट्स में अलग-अलग क्वेश्चन पेपर्स थे, तो उनके और उसके अंदर भी कई सारे सेट्स होते हैं, तो वो भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज होता है। तो अभी हम लोग बहुत जल्दी ही एक आंसर की पब्लिश करेंगे। उस आंसर की के बाद सभी बच्चों को ये मौका दिया जाता है करीब 1 हफ्ते का कि वे उसमें अपने ऑब्जेक्शंस अगर कोई फाइल करना चाहें विद व्हाटएवर सोर्स मटेरियल दे हैव, तो उस सोर्स मटेरियल के साथ वो अपना ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। उन सभी ऑब्जेक्शंस का बोर्ड के द्वारा एक अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन के बाद एक फाइनल आंसर की अगर कोई चेंज आवश्यक है तो उसका एक फाइनल आंसर की प्रस्तुत की जाती है। उस फाइनल आंसर की के बाद ही हम लोग फिर DVPST, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उस प्रक्रिया पर शुरू करेंगे। वो प्रक्रिया भी करीब 1.5-2 महीने की प्रक्रिया होती है, जिसमें जिलों में जो बच्चे आएंगे उनका फिजिकल मेजरमेंट होता है, पुलिस की भर्ती के लिए वो आवश्यक है, हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट आवश्यक है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि अभी तो जो छात्रों ने जो अपना डॉक्यूमेंट लिया है उसको हमने प्राइमा फेसी मानते हुए उनको एडमिट कार्ड दे दिए, दे आर प्रोविजनल एडमिट कार्ड्स। अब जो नेक्स्ट स्टेज है DVPST, वहाँ पर उनके एडमिट कार्ड्स की छानबीन होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया करीब 1.5-2 महीने की चलती है। उसके बाद फिर दोबारा मेरिट लिस्ट निकलती है, दोबारा एडमिट कार्ड जारी होते हैं और फिर एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको दौड़ भाग के चीज़ें होती हैं, वो भी पूरी टेक्नोलॉजिकली हम लोग करते हैं। उनके पैरों में RFID चिप लगा करके उससे मेजरमेंट टाइम का करते हैं और उसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव टाइम मेजरमेंट होता है, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होती है। तो एक लंबी प्रक्रियाएं हैं, बट डेफिनेटली बोर्ड की यही प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी बिना कहीं किसी डिले के ये सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं और बच्चों को जल्दी से जल्दी वो पुलिस, जो विश्व का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है, उसका भाग बने वो। बहुत शुक्रिया। तो पुलिस भर्ती बोर्ड एक बधाई की भी पात्र है, क्योंकि एक परीक्षा जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा थी उसको तकनीक का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक कराने का काम पुलिस भर्ती बोर्ड ने किया और उम्मीद है कि 2025 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में 60,244 नए पुलिसकर्मी शामिल होंगे, जो हमारी आपकी सुरक्षा में भी लगेंगे और वर्दी पहन करके उत्तर प्रदेश सरकार की जो नौकरी देने की नीति है उसको भी प्रदर्शित करते नजर आएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।